22 ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में अब चुनाव प्रचार अपने पूरे उरोज पे है। मैंने पूरे हर दल अपना पूरा सब कुछ तन मन धन सब कुछ झोंक दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कल प्रधानमंत्री आए हुए थे, उससे पहले गृह मंत्री आए हुए थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जो कृषि मंत्री हैं चौहान साहब, शिवराज सिंह चौहान, और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा तो यहाँ कैंप ही कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कारपेट बॉम्बार्डिंग हो रही है चुनाव प्रचार की। हर तरफ, हर जगह, हर क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सभा प्रतिदिन हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी हो रही है, उसके भी जो सुप्रीमो हेमंत सोरेन वो भी खुलकर प्रचार कर रहे हैं और उनका साथ दे रही हैं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, वो भी जमकर प्रचार कर रही हैं। और इन सब के प्रचार में काफी लोग भी, भीड़ भी उमड़ रही है। मतदाता जो है दोनों पक्षों को सुन रहे हैं और लग रहा है कि काफी टक्कर का मुकाबला होने वाला है। लेकिन दोस्तों, जहां भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े शीर्ष नेता झारखंड आ रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी नेता प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के किसी बड़े नेता झारखंड आए हो चुनाव प्रचार करने के लिए अब तक आपने सुना है? नहीं सुना है दोस्तों। कुछ लोग मजाक में कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो बिजी हैं वायनाड में। और वायनाड में क्या हो रही है मैं आपको बता दूं। वायनाड जो है केरल का लोकसभा क्षेत्र है और वहां से राहुल गांधी जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ था वो जीते थे। अब उन्होंने उस लोकसभा क्षेत्र से त्याग पत्र दे दिया। तो इस बार उनकी बहन जो है प्रियंका गांधी वो वहां से चुनाव लड़ रही हैं। उसके नामांकन के लिए पूरा का पूरा गांधी परिवार और जो भी शीर्ष नेता हैं कांग्रेस के वो सबके सब गए हुए थे। तो लोग मजाक में कह रहे हैं कि झारखंड में उनका कोई विशेष ध्यान नहीं है, लेकिन ये मजाक की बात नहीं है दोस्तों। अगर आप गौर से देखिए तो आज सिर्फ बात कर ले, अगर सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो इंडी अलायंस है यहाँ पर, उसकी ही चर्चा कर ले। आप दोस्तों देखेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा तो पूरी तरह से मैदान में उतर चुका है, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता क्यों नहीं आ रहा है? और ये हाल सिर्फ झारखंड का नहीं है। अभी पिछले माह जो चुनाव हुए जम्मू एंड कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में भी जो है वहां के जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला, उन्होंने ये शिकायत की थी कांग्रेस से कि ये लोग जम्मू क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कश्मीर तो मैं संभाल ही लूंगा। उनको चिंता थी जम्मू क्षेत्र की और हुआ भी वैसा ही। वहां पर 26 से या 29 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी निकाल ली। कांग्रेस वहां कुछ नहीं कर पाई और ओवरऑल जो भी उसको 5 या 6 सीट मिला, वो 5 या 6 सीट जो है वो उसको कश्मीर में मिली, जम्मू रीजन से उसको नहीं मिला। जम्मू रीजन में जो और सीट थी वो फारूक अब्दुल्ला के पार्टी को मिली। और वहीं पर जो है जो अभी झारखंड के प्रभारी हैं वो जम्मू कश्मीर से आते हैं। तो वहां जो 5 या 6 विधायक चुने गए कांग्रेस के, उसमें से एक विधायक यहाँ जो कांग्रेस के प्रभारी हैं झारखंड में, गुलाम मोहम्मद मीर साहब, वो हैं। अब गुलाम मोहम्मद मीर साहब की यहाँ पे कितनी वक़्त है, उनकी कितनी औकात है और वो कितने जमीनी नेता हैं, इससे सब कोई वाकिफ है। उनके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। अब जो कांग्रेस का जो दिन प्रतिदिन का जो कार्य होता है, जो उसको संभाले हुए हैं श्रीनिवासन साहब यहाँ पे आए। अब वो जो है यहाँ के झारखंड के, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उनसे अगर पूछ दिया जाए यहाँ के 10 जिला का नाम, 10 जिला तो छोड़िए 5 जिला का नाम, वो 5 जिला का झारखंड के नाम नहीं बता सकते हैं, तो आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ चुनाव प्रचार करेंगे और यहाँ पर वो चुनाव की दिशा को बदल देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और कांग्रेस के जो यहाँ पे जो अपने नेता हैं, जो स्थानीय नेता हैं, झारखंड के नेता हैं, उनकी स्थिति ये है कि वो कभी भी यहाँ का कोई भी नेता जमीनी नेता नहीं रहा है। कुछ इस पॉकेट्स में मैं बार बार कहते रहा हूं, बार बार कहता आया हूं कि यहाँ पर कुछ नेता हैं जो अपने व्यक्तिगत पहुंच या प्रभाव के बल पर यहाँ पर वो अपना सीट निकाल लेते हैं, लेकिन उनका जो पार्टी का स्तर पर जो संगठन का एक जो शक्ति होना चाहिए, वो संगठन की शक्ति
कांग्रेस में कम से कम झारखंड में तो नहीं दिखाई देता है। पेपर में हर जिला का जिलाध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या वो सक्रिय भी है, क्या वो एक्टिव भी है? दोस्तों, स्थिति यह है कि कांग्रेस पूर्ण रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के भरोसे पे यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। और यही कांग्रेस जो है, मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पर जो इंडिया अलायंस है उसकी सबसे कमजोर कड़ी है, क्योंकि वो यहाँ पे 30 सीट पे चुनाव लड़ रही है। पिछले चुनाव में वो 16 सीट जीत गई थी, जो उसका मुझे लगता है कि संभवतः अधिकतम झारखंड निर्माण के पश्चात सबसे ज्यादा सीट जो 2019 में कांग्रेस पार्टी जीती थी वो 16 सीट थी। अब जो इस बार के जो रुझान आ रहे हैं और जो लग रहा है और जिस प्रकार से यहाँ पे नेता बागी हो रहे हैं, और उन बागियों को संभालने वाला यहाँ पे कोई नेता नहीं है, ना तो राज्य स्तर का ना तो केंद्र स्तर का कोई नेता नहीं है जो इन बागियों से बात करे, उन्हें समझा बुझाकर शांत करे। हालांकि अब तो समय पार हो चुका है, लेकिन ऐसा कोई प्रयास जो है सामने नहीं आया है। हो सकता है अंदर खाने कुछ प्रयास किया गया हो, लेकिन लोगों के सामने सार्वजनिक तो अब तक नहीं हुआ है और उसका कोई प्रभाव भी देखने को नहीं मिल रहा है। 3 सीट पर तो आधिकारिक रूप से जो ये इंडिया अलायंस है, इसके 3 सीट पर तो आधिकारिक रूप से लोग फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। कहीं पे राजद है, कहीं पे कांग्रेस है, और इन्हीं दोनों के भी सारा लफड़ा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का इन सीटों से कोई लेना देना नहीं है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जो है पिछले चुनाव में अपने अधिकतम स्तर पर थी, अर्थात वो जो 30 सीट जीती थी वो पहली बार जीती थी। इससे पहले कभी यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा नंबर 1 पार्टी तक नहीं बन पाई थी। यहाँ पर हमेशा ही, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पर नंबर 1 पार्टी रही है। और पिछले चुनाव को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर जो अधिकतम सीट भारतीय जनता पार्टी पाई है अब तक, वो है 37 सीट। तो इसलिए, और भारतीय जनता पार्टी जो पिछले चुनाव में जो खराब प्रदर्शन की थी उसके बारे में सबको पता है। आजसू उसके साथ में नहीं था। आजसू जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 60 या 62 सीट पे जो है अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया था। वो वोट काट रहा था किसका? भारतीय जनता पार्टी का। इसी प्रकार से जो बाबूलाल मरांडी अभी पार्टी के अध्यक्ष बने हुए भारतीय जनता पार्टी के, वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। और इन सब के कारण इन सब का प्रभाव ये हुआ था। और कमोबेश अप्रत्यक्ष रूप से जो आज का जेडीयू है, जो जेडीयू से चुनाव लड़ रहा है, वो लोग तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। तो इस बार जो है कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे घर को समेट लिया है। यहां दोस्तों एक आंकड़ा याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी जब अकेले चुनाव लड़ी थी तब उसको 34% जो है वोट मिला था। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सरकार बनाई, उसके साथ कांग्रेस थी, आरजेडी थी, वामपंथी पार्टियां थी, ये सब मिलकर के सिर्फ 36% वोट पाए थे। अब सोचिए कि जब भारतीय जनता पार्टी अपने संयुक्त शक्ति के साथ में, अर्थात आजसू, जेवीएम और जो उसके जेडीयू, इन सब के साथ जब चुनाव लड़ेगी तो स्वाभाविक है कि उसके मत प्रतिशत में तो वृद्धि होगी ही, साथ ही उसके सीटों में भी वृद्धि होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कांटे का टक्कर है। और अभी से आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को समाप्त हुआ मत समझिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है तमाम दुश्वारियों के बाद भी अभी भी यहाँ पर नंबर 2 पार्टी है। नंबर 2 पार्टी बनने से उसको कोई नहीं रोक सकता। ये सही बात है कि इस बार युवाओं, विशेष करके बेरोजगार युवाओं, यहाँ पर जो भर्ती में घोटाला हो रहा है, इन सब के कारण जो है युवाओं में आक्रोश है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के खिलाफ। लेकिन क्या ये आक्रोश जो है वाकई जो है मत में परिवर्तित हो पाएगा, ये देखने की बात हो। उसके बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा बार बार कांग्रेस से अलायंस क्यों करती है? जब अभी आप किसी कार्यकर्ता से मिलिएगा कांग्रेस के या झारखंड मुक्ति मोर्चा के, तो वो कहेगा मोदी को हटाना है। लेकिन जब मोदी काल शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच में अलायंस रहा है। आखिर ये अलायंस होता क्यों है? देखिए दोस्तों, आज की राजनीति जो सब कुछ लगता है सब कुछ खुला हुआ है, लेकिन वैसी बात नहीं। आज के तारीख में सब कुछ ढका हुआ है। 90 का दशक जो था वो इससे ज्यादा खुला हुआ दशक था। उस समय में जो कॉमरेड सुरजीत हुआ करते थे, जो उन दिनों गठबंधन के सूत्रधार हुआ करते थे, खास करके यूपीए अलायंस के, कांग्रेस जनित अलायंस के, और उसमें ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य दल
शामिल हुआ करते थे। तो उस समय जो है इनके बीच में जो बाइंडिंग फैक्टर था, जो इन सारे दलों को जोड़ने के लिए, जिस प्रकार से आज कहा जाता है मोदी को हराना है, तो उस प्रकार से उन दिनों जो मुद्दा हुआ करता था वो था सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता को बचाना है। तो ये जो बहाने होते हैं वो हर काल में उसका नाम बदल जाता है, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा बहाना होता है जो अलायंस के लिए बाइंडिंग फैक्टर होता है। और ये जो है, ये बात जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के अलायंस के साथ भी यही बात जो है लागू होती है। दोस्तों दरअसल बात यह है, इसको मैं बताऊं इससे पहले थोड़ा सा आप भारतीय जनता पार्टी की ओर देखिए। भारतीय जनता पार्टी इस बार मुख्य मुद्दा क्या बना रही है? गृह मंत्री आए, घुसपैठ का मुद्दा उठाया, प्रधानमंत्री आए, उन्होंने भी घुसपैठ का मुद्दा उठाया। और ये घुसपैठ का मुद्दा जो है, बात हो रही है बांग्लादेशी घुसपैठियों की, लेकिन इसको मान लिया जाता है कि यहां पर जो मुसलमान मतदाता है ये बात उसकी हो रही है। और ये जो मुस्लिम मतदाता है, ये पार्टियां नहीं चाहती कि उनका वोट बिखरे, इनका वोट बिखरे। और यहां पर जो भी मुस्लिम मतदाता है वो एक मुस्त झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो, इनका जो अलायंस है, इनके ही प्रत्याशियों को वो वोट करे। तो जो भारतीय जनता पार्टी वो भी उसी को हिट कर रही है, वो बांग्लादेशी मुद्दा को उठा रही है। और उसको जो है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो गठबंधन है, वो लोग उसको कहते हैं कि नहीं ये मुसलमानों के विरोधी है। ये जो बातें झारखंड बीजेपी कर रही है ये मुसलमानों के खिलाफ है। और परिणाम ये होता है कि इसके कारण जो है यहाँ पर मतदाताओं के बीच में ध्रुवीकरण होता है, यहाँ पर ध्रुवीकरण होता है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ये गलती कभी नहीं करेगी कि वो अपने अलायंस से कांग्रेस को बाहर करे। और कांग्रेस भी ये बात जानती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर हमको बाहर करेगी तो उसके सीटों में काफी कमी आ जाएगी, क्योंकि एक मैंने ब्लॉक के रूप में जब मुस्लिम आपके पक्ष में वोट करता है और अगर वो बिखरना चालू हो जाए तो इससे फायदा किसको होगा? इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। और ये बात कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और इसी का परिणाम है कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जानते हुए भी कि कांग्रेस हमारे गठबंधन का सबसे कमजोर कड़ी है, उसके बावजूद इनसे जो है वो अलायंस करके चुनाव में जा रही है। लेकिन इस बार परिस्थितियां काफी बदली हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस क्योंकि 16 जो है उसके एमएलए अभी हुआ करते थे, अगर इस 16 एमएलए में से अगर 5-6 भी अगर कम हो गए इनके सीटों की संख्या, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अलायंस के लिए सरकार बनाना काफी मुश्किल हो जाएगा। और इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के साथ ये है कि उसको मुख्य रूप से जो आदिवासी सीट है वहां से उसको सीट निकालना है, जो संथाल परगना है। यही कारण है कि हेमंत बिस्व शर्मा जो इसके नेता हैं वो संथाल परगना के एक एक क्षेत्र में जाकर विशेष करके आदिवासी समुदाय के लोगों को ये बता रहे हैं कि तुम्हारा बेटी रोटी जमीन सबके सब ये घुसपैठिए ले रहे हैं, और यहाँ पर आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी वो तुम्हारी रक्षा करने में सक्षम नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो ही यहाँ पर 28 सीट आरक्षित है शेड्यूल ट्राइब के लिए, अगर उसमें से वो 10 सीट भी निकाल लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी। ये यहाँ का गणित है दोस्तों, लेकिन ये गणित तो कागजी है। अब पता नहीं कि जो मैं आपसे कह रहा हूँ, जो मैं आकलन कर रहा हूँ, क्या वैसा ही यहाँ पे मतदाताओं का भी रुझान रहेगा, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन लग रहा है कि वैसा कुछ होने वाला है। तो होने वाला और क्या है ये मैं आपको कल के अंक में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज्ञा दीजिए।